हेलो फ्रेंड्स, बिल ऑफ एक्सचेंज का फर्स्ट पार्ट आप मेरे साथ देख चुके हैं। आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सेकंड पार्ट में अकाउंटिंग की बात करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग किस तरीके से होगी, इसमें 4 डिफरेंट केसेस आपको मेरे साथ पढ़ने हैं। बड़ी डिटेल में सारी डिस्कशन होगी। आइए, केस 1, इफ बिल इज रिटेन्ड till maturity. If bill is retained till maturity. अब ये क्या है, bill is retained till maturity? मिस्टर ए ने सेल करी मिस्टर बी को, मिस्टर ए ने फिर बिल ड्रॉ किया जिसे मिस्टर बी ने एक्सेप्ट किया। तो इनके लिए क्या बन गया, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। सपोज ये जो बिल ड्रॉ किया इसकी ड्यूरेशन 3 महीने की है। इस केस के अंदर मिस्टर ए अगर 3 महीने तक बिल को अपने पास रखते हैं और ड्यू डेट पर जाकर मिस्टर बी के सामने वो प्रेजेंट करते हैं और मिस्टर बी पेमेंट करते हैं, तो उसको बोला जाएगा बिल इज रिटेन्ड। मतलब ए ने अपने पास बिल रखा कब तक, मैच्योरिटी तक। ठीक है, चलिए अब इसमें एक एक करके क्या क्या एंट्रीज हो सकती हैं। नीचे एक चीज और लिख लीजिए, ऑन ड्यू डेट मिस्टर ए विल आस्क फॉर पेमेंट फ्रॉम मिस्टर बी। ऑन ड्यू डेट मिस्टर ए पेमेंट मांगेंगे किससे, मिस्टर बी से। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए बुक्स हैं यहाँ पर मिस्टर ए की, और बुक्स हैं मिस्टर बी की। मिस्टर बी कौन है यहाँ पर, सर ड्रॉई, याद है। और मिस्टर ए कौन है बेटा, सर मिस्टर ए हैं ड्रॉअर। ठीक है, चलिए अब मिस्टर ए ड्रॉअर हैं, बिल इन्होंने सबसे पहले इन्होंने सेल करी, तो क्या एंट्री डालेंगे, बी डेबिट टू सेल्स, क्रेडिट सेल करी, यस और नो। अब बी की जगह मैं यहाँ पर बेटर यूज़ करता हूँ डेटर टू सेल्स, और बी के लिए ए कौन है, क्रेडिटर, और इन्होंने परचेज करी है, तो ये क्या एंट्री डालेंगे, ड्रॉई परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। समझ में आई बात। अब इसके बाद ये तो एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज एंट्री हो गई। व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड, जब बिल एक्सेप्ट हुआ, ड्रॉन हुआ तब नहीं, ड्रॉन हुआ तो वो ड्राफ्ट ही है। जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तो इनके लिए क्या बन जाएगा, बी आर, और इनके लिए क्या बन जाएगा, बी आर मतलब बिल्स रिसीवेबल, और ड्रॉई के लिए क्या बन जाएगा, बी पी, दैट इज बिल्स पेबल। अब इनके लिए बिल रिसीवेबल है। बिल रिसीवेबल इज एन असेट। क्या होता है वो, असेट। असेट बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो इन्होंने क्या किया, बिल रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, और ये जो डेटर सब बुक्स में दिखा रखे थे इसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि डेटर की जगह हमारे पास क्या आ चुका है, बिल्स रिसीवेबल। तो ये हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि हमारे असेट बढ़ रहे हैं, और ये हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि एक असेट हमारा कम हो रहा है। सेम वे इनके लिए अगर देखा जाए तो एज ए लायबिलिटी क्रेडिटर इनके ख़त्म हो गए, बट उसकी जगह जो इनकी लायबिलिटी बन गई वो क्या बन गए बेटा, बिल्स पेबल। ये लायबिलिटी खत्म हो गई और ये लायबिलिटी आ गई। बात समझ में आ गया। अब ऑन ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आएगी, अब देखो ड्यू डेट पर 2 चीजें होंगी। केस ए, मिस ड्रॉई पेड द अमाउंट, ड्रॉई ने अमाउंट पे कर दिया,
अब ड्रॉई ने अगर अमाउंट पे कर दिया तो ए के पास, ड्रॉअर के पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, और जो बिल इनके पास था बी आर, अब वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा क्योंकि पेमेंट आ चुकी। तो 2 बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो ये डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि एसेट बढ़ गए, और ये इसलिए हुआ क्योंकि एसेट कम हो गए, तो हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब पेमेंट की है इन्होंने, ड्रॉई ने, तो इनका कैश क्या हो गया, कम हो गया, बट एट द सेम टाइम इनकी जो लायबिलिटी थी बिल्स पेबल, वो भी क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पर टू कैश मतलब असेट क्या हो गया, कम हो गया, और यहाँ पर जो लायबिलिटी है वो क्या हो गई, खत्म हो गई। समझ में आई बात। बट मेन प्रॉब्लम आती है केस बी, ड्रॉई रिफ्यूज्ड टू मेक द पेमेंट। ड्रॉई ने पेमेंट नहीं करी, ड्रॉई रिफ्यूज्ड टू मेक द पेमेंट। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, जरा ध्यान से समझिए। ड्रॉई ने अगर पेमेंट नहीं करी तो क्या होगा, ध्यान से समझो। मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास क्या था, बिल्स रिसीवेबल है, मिस्टर बी के पास क्या है, बिल्स पेबल है, ठीक है। अब ड्यू डेट पर ये इनके पास गए, भाई पेमेंट कर दो, मिस्टर बी ने पेमेंट देने से मना कर दी। तो मिस्टर ए कहाँ जाएंगे, कोर्ट में लीगल एक्शन लेंगे, किसके खिलाफ, मिस्टर बी के खिलाफ। अब ध्यान से समझना, मिस्टर ए कोर्ट में गए, बोला जी जज साहब मिस्टर बी मेरी पेमेंट नहीं कर रहे। मिस्टर बी ने कहा जनाब मैं तो पेमेंट करने के लिए तैयार था, मिस्टर ए मेरे पास आए नहीं। अब मिस्टर ए के पास कोई एविडेंस है कि वो बी के पास पेमेंट मांगने गए थे? उल्टा जज साहब ने मिस्टर ए की डांट लगा दी कि आप कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप पेमेंट मांगने नहीं गए तो मिस्टर बी पैसे पेमेंट देंगे, आप उनकी इमेज खराब कर रहे हो, और उल्टा मिस्टर ए को बोल दिया फाइन दो। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला कि जो मिस्टर बी यहाँ झूठ बोल रहे हैं कि मिस्टर ए पेमेंट मांगने ही नहीं आए थे, इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। तो एक उसका कॉन्सेप्ट आया नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक के अंदर क्या है, ध्यान से समझिए। ए बी के पास गए फॉर पेमेंट, बी ने पेमेंट देने से मना कर दिया, तो ए क्या करते हैं, नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं और वहां पर स्टैम्प चार्जेस पे करते हैं। स्टैम्प चार्जेस पे करना क्या होता है, एक तरह का बेसिकली हम उसे नोटिंग चार्जेस भी बोलते हैं। वो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैम्प लगवा दी जाती है, एक स्टैम्प लग जाती है गवर्नमेंट की ऑफिशियल, कि उस दिन मिस्टर ए उस प्लेस पर थे, उस जगह पर थे, और वो मिस्टर बी से पेमेंट मांगने गए थे। मतलब वो एक स्टैम्प लगवाना इज सफिशिएंट टू प्रूव इन द कोर्ट कि मिस्टर ए उस दिन उस लोकेशन पर अवेलेबल थे। नोटरी पब्लिक जनरली कोर्ट्स के आगे होते हैं, आपने देखा होगा, छतरी वाले जो लॉयर्स होते हैं, छतरी डाल के मतलब कोर्ट के आगे आपने देखा होगा। तो वो स्टैम्प ड्यूटी वहाँ पर आप पे करते हो, जिसको आप नोटिंग चार्जेस बोलते हो। तो बेसिकली अगर ए को पेमेंट ड्यू डेट पर बी से नहीं मिलती है तो उस केस के अंदर ए क्या करेगा, भाई सीधी सी बात है, कोर्ट के अंदर नोटिंग चार्जेस पे कर देंगे, स्टैम्प चार्जेस पे कर देंगे। दैट विल बिकम द लीगल एविडेंस कि ए ने बी से पेमेंट मांगी थी, बी ने पेमेंट नहीं दी। अब आपके मन में आ सकता है सर ए बी पे जाए ना और सीधे नोटरी पब्लिक पे पहुंच जाए, यार थोड़ा सा फेक बन जाता है, क्योंकि पेमेंट पैसे जिस पे आने हैं उसे पैसों से ज़्यादा प्यार है, वो ऐसे झूठ क्यों बोलेगा। आप समझ सकते हो मेरी इस बात को। तो फेक बनना इसमें थोड़े से चांसेस कम है। अच्छा, ये जो भी नोटिंग चार्जेस पे करेंगे कौन, ए, किसको, बी को। एक बात ध्यान रखिए, नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय, नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय ड्रॉअर बट रिकवरेबल फ्रॉम ड्रॉई। बट वो जो हैं वो रिकवरेबल हैं किससे, ड्रॉई से।
अब रिकवरेबल है ड्रॉई से, इसका मतलब क्या है, रिकवरेबल है ड्रॉई से इसका मतलब ये है कि ड्रॉर ने ए ने एक बार अपने आप से पे तो कर दिए, बट वो सारा अमाउंट बी से रिकवर करेगा। अब मैं इसको एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा। देखिए ज़रा यहाँ पर एंट्री क्या होगी। सबसे पहले बी आर ख़त्म हो गया इनका, यस और नो, बी आर इनका ख़त्म हो गया। इनको नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े एक तरफ से, तो टू कैश इन्होंने कर दिया। ये टू कैश किस लिए किया है, फॉर नोटिंग चार्जेस। और ये सारा का सारा अमाउंट वो रिकवर करेंगे किससे, बी से, जो इनका दोबारा से क्या बन गया, डेटर बन गया। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनके बिल्स पेबल ख़त्म हो गए। इस वजह से नहीं कि इन्होंने पेमेंट कर दी, इस वजह से क्योंकि इन्होंने पेमेंट नहीं करी, बेसिकली वो बिल जो है डिसऑनर हो गया। क्या हो गया, डिसऑनर। अगर पेमेंट हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं ऑनर ऑफ बिल, बट अगर पेमेंट नहीं होती तो क्या बोलते हैं, डिसऑनर ऑफ बिल। तो बिल्स पेबल डेबिट, समझ में आया। अब नोटिंग चार्जेस भी इनको पे करने पड़ेंगे, तो बेसिकली वो इनके लिए क्या है, एक्सपेंस है। नोटिंग चार्जेस डेबिट टू, ये सारा का सारा अमाउंट इनको पे करना है अपने क्रेडिटर को। समझ में आई बात। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं जिसमें सारी बातें कवर अप की जाएंगी। चलिए, ए सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 टू बी, ठीक है। ए draws the bill which is accepted by जिसको एक्सेप्ट कर लिया किसने, बी ने, ठीक है। अब ऑन ड्यू डेट पर केस 1 पेमेंट इज रिसीव्ड, केस 2 bill gets dishonored and noting charges paid ₹500, नोटिंग चार्जेस आए 500 रुपये, ठीक है। अब ये दो सिचुएशन है, दोनों में हम एक एक करके जर्नल एंट्री करते हैं। तो केस 1 के मैं जर्नल कर रहा हूँ। बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ बी। सबसे पहले अगर आप देखें तो ए ने गुड्स सेल आउट किए, क्या एंट्री होगी, बी डेबिट टू सेल्स, कितने से, 20,000। बी ने क्या किए, परचेज किए, तो क्या एंट्री होगी, परचेज डेबिट टू ए अकाउंट, कितना, 20,000। ए ने बिल ड्रॉ किया जिसे बी ने एक्सेप्ट किया, तो ए क्या एंट्री करेगा, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू, हाँ जी, बी अकाउंट, और वहाँ क्या एंट्री होगी, ए डेबिट टू बिल्स पेबल, कितने से, 20,000, यहाँ भी 20,000। अब केस 1 पेमेंट रिसीव हो गई, तो बैंक अकाउंट टू बिल रिसीवेबल, कितना, 20,000, और इन्होंने पेमेंट करी तो क्या होगा,
बिल्स पेबल टू बैंक कितना 20,000। बट अगर पेमेंट नहीं हुई, बिल डिसऑनर हो गया, तो क्या होगा बताओ सर? उस केस में बी जो है वो दोबारा से डेटर बन जाएगा, बी आर ख़त्म हो गया 20,000, और नोटिंग चार्जेस जो पे हुए कितने 500। तो जो हम बी से टोटल वसूली करेंगे वो 20,500। जबकि इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, बिल्स पेबल ख़त्म कितना 20,000, नोटिंग चार्जेस कितने आए 500 टू ए कितने पेमेंट करनी पड़ेगी 20,500। तो ये था आपका केस 1, जिसके अंदर बिल जो है ड्रॉअर अपने पास रखता है मैच्योरिटी तक। उस केस में पेमेंट होती है तो क्या होगा, डिसऑनर ऑफ बिल होता है तो क्या होगा। दोनों सिचुएशंस मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब बात करते हैं केस 2 की। बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। आजकल काफ़ी सारे बैंक्स बिजनेस को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसको हम फैक्टरिंग सर्विस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टरिंग सर्विस, जिसके अंदर बैंक कहता है कि आप अपने बिल हमें भेज दीजिए, या फैक्टरिंग तो नहीं कहो आप, इसे ज़्यादा बेटर है, आप इसे एजेंट सर्विस को, एजेंसी सर्विसेज। बैंक इसमें क्या कहता है, फैक्टरिंग का मैं भी डिस्काउंट में बताता हूँ आपको, थोड़ा सा गलत निकल गया ये। एजेंसी सर्विसेज में क्या होता है, बैंक जो है अपने कस्टमर को बोलता है आप हमारे पास सारे बिल भेज दीजिए, ये हमारी ड्यूटी है कि ड्यू डेट पर हम आपके क्लाइंट से जाके पैसा रिकवर कर लेंगे। तो उस केस के अंदर देखिए पहली एंट्रीज वही रहेंगी, बुक्स ऑफ ड्रॉअर, बहुत सिंपल केस है ये, बुक्स ऑफ ड्रॉय। ड्रॉअर ने सेल करी, क्या एंट्री करेंगे, डेटर टू, डेटर डेबिट टू सेल्स, ये क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब इन्होंने बिल ड्रॉ किया तो ये एंट्री क्या होगी, बिल रिसीवेबल टू डेटर। इन्होंने बिल एक्सेप्ट किया तो यहाँ एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर डेबिट टू बिल्स पेबल। अब ये अपने बिल को बैंक भेजेंगे फॉर कलेक्शन, कौन, ड्रॉअर। तो ड्रॉअर, चलो मैं यही कर देता हूँ, ड्रॉअर जब बिल कलेक्शन के लिए भेजेगा तो एंट्री डाल देगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन, और बी आर इनके पास से चला गया। जबकि इससे ड्रॉई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई? सिर्फ जब ड्रॉअर ने भेजा तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन, क्योंकि बिल चला गया और बी आर खत्म कर दिया बुक से। अब पैसे मिलेंगे ऑन ड्यू डेट, क्या होगा, केस ए बिल इज ऑनर्ड। अगर बिल ऑनर्ड हो गया तो आपको पेमेंट मिल गई। इसका मतलब पेमेंट आपको नहीं मिलेगी, पेमेंट बैंक को मिलेगी जो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट
टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इन्होंने पेमेंट करी है तो इनका बिल्स पेबल खत्म हो गया। बिल्स पेबल डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी इन्होंने किया। बट अगर बिल डिसऑनर्ड हो गया, बिल जो है वो डिसऑनर्ड हो गया, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा? तो इस केस के अंदर वो हमारे से दोबारा डेटर बन जाएगा टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बट बैंक जो है अपनी तरफ से एक बार नोटिंग चार्जेस पे करेगा जो वो आपके बैंक अकाउंट से कम कर लेगा, और ये सारा अमाउंट आप अपने डेटर से लोगे। ये टू बैंक आपने क्या किया है? नोटिंग चार्जेस। बट यहाँ पर इस केस में क्या एंट्री होगी? यहाँ पर आप देखोगे चारों केस में सेम एंट्री होगी। बिल्स पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस इनके लिए एक्सपेंस है डेबिट टू, दोबारा से क्या क्रिएट हो गए? क्रेडिटर। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन से जरा समझते हैं। A sold goods of ₹50,000 to B and draws the bill accepted by B, जिसे B ने एक्सेप्ट कर लिया। On due date, sorry, bill is sent for collection to bank. On due date, bill gets dishonored. And noting charges paid ₹200। हाँ जी, ए की बुक्स में सेल करिए। क्या एंट्री होगी? पहले B2 सेल्स कितने से? 50,000। बी की बुक्स में क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, कितना? 50। इसके बाद BR डेबिट टू बी, 50। यहाँ पर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, कितना? 50। अब बिल कलेक्शन के लिए भेज दिया तो क्या होगा? बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू BR 50,000। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई एंट्री नहीं होगी। अब ड्यू डेट पे वो डिसऑनर हो गया तो बी जो है वो दोबारा से डेटर बन गए 50,200 से, क्योंकि 200 नोटिंग चार्जेस भी गए हैं ना। बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू, बैंक ने आपके अकाउंट से कितने उड़ा दिए होंगे जो उसने नोटिंग चार्जेस पे किए? 50।
और ये आपका 200। यहाँ एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल डेबिट 50, नोटिंग चार्जेस कितने से 200, और ये सारे अमाउंट वो किससे रिकवर करेंगे, ए से, सॉरी पे करेंगे किसको, ए को 50,200। तो आपने देखा किस तरीके से हम इसकी सारी एंट्रीज करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे राइटिंग का पोर्शन गड़बड़ हो गया, ठीक है जी। तो ये आपने 2 केसेस मेरे से डिस्कस किए, लेटर ऑन हम बाकी केसेस पे अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे।